टाइम दिया आप लोगों को इस बार से पढ़ाने का। आज आप लोगों का लास्ट चैप्टर है। क्या है मैम चैप्टर पे? बेटा इनसाइड स्ट्रक्चर और संरचना, या फिर इसको आप ये भी कह सकते हैं मूलभूत ढांचा। चैप्टर का नाम क्या है? मेरे चैप्टर का नाम है बुनियादी ढांचा। हाँ बेटी, क्या कोई दिक्कत? पीरियड की क्लोज कर दें। बुनियादी ढांचा इंग्लिश में कहते हैं इसको इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें हम निवेश मॉडल और पूंजी निर्माण भी लिखेंगे। मतलब इसके साथ साथ हम निवेश मॉडल प्लस पूंजी निर्माण, निवेश मॉडल और पूंजी निर्माण भी लिखेंगे। और हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन खत्म किया, काफ़ी फास्ट कवर करना पड़ा। आप लोगों ने रिपोर्ट को नोट कर लिया था, रिपोर्ट्स नोट हो गए थे, याद भी किया है कि बस नोट किया है? मैम हमारे मोबाइल ओपन नहीं हो रहा? नहीं मैम, आप भी नहीं हो रहा है? अच्छा ठीक है, मैं फिर से कर दूंगी। और अगर नहीं होता है ना तो जो भी नाम लिखा रहता है ना, बाय इंडियन इकोनॉमी बाय रेहमान, ऐसे सर्च करके भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए शुरुआत कर लेते बेटे, चैप्टर खत्म करना है आज मुझे। रीडिंग कीजिएगा। निवेश की अवधारणा, निवेश की अवधारणा, निवेश की अवधारणा। इसमें नोट कीजिएगा, फटाफट आज खत्म नहीं करेंगे, समझाएंगे ही। पूंजी उत्पादन का महत्वपूर्ण कारक, पूंजी उत्पादन का महत्वपूर्ण कारक, पूंजी उत्पादन का महत्वपूर्ण कारक, पूंजी उत्पादन का महत्वपूर्ण कारक है। यह उन मानकीकृत वस्तुओं का स्टॉक होता है, यह उन मानकीकृत वस्तुओं का स्टॉक होता है, मानकीकृत वस्तुओं का स्टॉक होता है जिनका प्रयोग और अधिक उत्पादन के लिए किया जाता है, जिनका प्रयोग और अधिक उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, निवेश से लाभ या निवेश के लाभ, निवेश के लाभ, निवेश के लाभ। हाँ, निवेश के लाभ। निवेश से उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, निवेश से रोजगार एवं उत्पादन में वृद्धि होती है। निवेश से उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि होती है। रोजगार में संख्यात्मक एवं गुणात्मक सुधार होता है। रोजगार में संख्यात्मक एवं गुणात्मक सुधार होता है। यानी आप जब निवेश करते हैं तो क्या होता है, उत्पादन बढ़ता है। यानी उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको निवेश करना पड़ेगा, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो। जब आप कहीं भी निवेश करेंगे तो यानी कुछ ना कुछ आप उत्पादित करेंगे, और जब आप उत्पादित करेंगे तो उसमें बहुत सारे लोगों को आप रोजगार देंगे, और जब आप रोजगार देते हैं तो रोजगार की संख्या में भी बढ़ोतरी होती है, और साथ ही मतलब जो गुण है, क्वालिटी है, उसमें भी वृद्धि होती है। जब बहुत सारे लोग निवेश करेंगे तो तरह तरह की चीज़ों का वो मतलब उत्पादन करेंगे, उत्पादन में भी उसकी क्वालिटी में भी वृद्धि होगा, वैरायटी में भी वृद्धि होगा, साथ ही रोजगार में भी वृद्धि होगा, संख्या और गुण दोनों में वृद्धि होगा। ये लाभ है निवेश के।
के उपाय या कदम। निवेश को आकर्षित करने के उपाय ऑब्लिक कदम। मतलब निवेश जो किया जाता है उसको आकर्षित करने के उपाय क्या हो सकते हैं या कौन कौन से स्टेप उठा करके आप निवेश को अपने यहाँ बढ़ा सकते हैं। एक्सेट्रा। जैसे अभी आप देख रहे हैं ना, हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा सुविधाएं दे रही है कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में आएँ और निवेश करें। जब वो निवेश करेंगे तो यहाँ जो भी वस्तुएं बनेगी, एक तो उत्पादन बढ़ेगा तो हमारे मार्केट में वस्तुओं की उपलब्धता होगी, दूसरा लोगों को रोजगार मिलेगा बड़े पैमाने पे, जिससे आर्थिक समृद्धि आएगी, GDP में वृद्धि होगी। तो इसलिए सरकार बहुत तरह तरह की सुविधाएं दे रही है ना, विदेशी कंपनियों को आकर्षित कर रही है कि आप आइए और हमारे देश में उत्पादन कीजिए। और उस पर क्या लिखा होगा फिर, मेड इन इंडिया। और फिर विदेशों में जाएगा तो नाम भी होगा कि इंडिया में भी बनी हुई वस्तुएं हैं। तो निवेश को कैसे आकर्षित कर सकते हैं? पहला पॉइंट, कर ढांचा को तार्किक बनाना। कर ढांचा को तार्किक बनाना यानी कि जो टैक्स है उसका जो स्ट्रक्चर है वो तार्किक होना चाहिए। कर ढांचा को तार्किक बनाना। नेक्स्ट पॉइंट, धन आगमन हेतु प्रक्रियाओं को सरल बनाना। धन आगमन हेतु प्रक्रियाओं को सरल बनाना। धन आगमन हेतु प्रक्रियाओं को सरल बनाना। जब प्रक्रियाएं आसान होती हैं तभी लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शासन व्यवस्था में सुधार लाना। शासन व्यवस्था में सुधार लाना तथा नौकरशाही में कमी करना। शासन व्यवस्था में सुधार लाना तथा नौकरशाही में कमी करना। उसके लिए शासन व्यवस्था को भी सुधारना पड़ेगा और जो नौकरशाही का नियंत्रण है वो भी लचीला करना होता है। नौकरशाही में कमी लाना। नेक्स्ट, श्रम कानूनों को तार्किक बनाना। श्रम कानूनों को तार्किक बनाना। श्रम कानूनों को तार्किक बनाना। नेक्स्ट, निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करना। निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करना अर्थात निजी निवेश को आकर्षित करना। निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करना अर्थात निजी निवेश को आकर्षित करना। निजी निवेश को आकर्षित करना। नेक्स्ट, हेडिंग कीजिएगा पूंजी उत्पाद अनुपात। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पूंजी उत्पाद अनुपात क्या है। पूंजी उत्पाद अनुपात। पूंजी उत्पाद अनुपात मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पूंजी उत्पाद अनुपात का मतलब है कि आप जितनी पूंजी लगा रहे हैं उसके अनुपात में, उसकी अपेक्षा आप वस्तुओं का उत्पादन, सेवाओं का उत्पादन कितना कर पा रहे हैं, आपको बेनिफिट कितना हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि आप पूंजी बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं और उसकी अपेक्षा आपको लाभ कम मिल रहा है। यानी कि पूंजी के अनुपात में उत्पाद कितना है, ज़्यादा है, कम है, फायदे ज़्यादा है या कम है, इसी को कहा जाता है पूंजी उत्पाद अनुपात। ये क्वेश्चन आया है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि भी है और लोग रोज निवेश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समृद्धि क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में पूंजी उत्पाद अनुपात ज़्यादा है। यानी कि जितना हम पूंजी लगाते हैं उस अनुपात में हमें फ़ायदा नहीं मिलता है, बल्कि हमें ज़्यादा पूंजी लगा के बहुत कम बेनिफिट मिलता है। तो ये बात समझ में आ गया, इसमें नोट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। पूंजी उत्पाद अनुपात में भारत की आर्थिक समृद्धि के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता है? भारत की आर्थिक समृद्धि के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता है? भारत की आर्थिक समृद्धि के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता है? कितनी पूंजी की आवश्यकता है? इसे जानने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण कारक है। इसे जानने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है पूंजी उत्पाद अनुपात। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है पूंजी उत्पाद अनुपात। नेक्स्ट पॉइंट, किसी निश्चित उत्पादन के लिए, किसी निश्चित उत्पादन के लिए 1
वांछित कुल पूंजी के आनुपातिक मूल्य, किसी पूंजी के उत्पाद के लिए वांछित कुल पूंजी के आनुपातिक मूल्य को ही वांछित कुल पूंजी के आनुपातिक मूल्य को ही पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, वर्तमान पूंजी उत्पाद अनुपात। वर्तमान पूंजी उत्पाद अनुपात। वर्तमान का मतलब होता है इंक्रीमेंटल। ये क्वेश्चन आता है, इंक्रीमेंटल पूंजी उत्पाद अनुपात क्या है, ठीक है। इंक्रीमेंटल इसको कहते हैं इसमें इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो यानी कि जो आपने कैपिटल लगाया, पूंजी लगाया है, उसमें कितना गुणात्मक वृद्धि हुआ, कितना मतलब उसके गुणात्मक जो उत्पाद है, उत्पाद की गुणवत्ता में कितना ज़्यादा वृद्धि हुआ, इसी को कहते हैं इंक्रीमेंटल मतलब वृद्धि। उसमें कितना ज़्यादा उत्थान हुआ, बढ़ोतरी हुई। नोट कर लीजिएगा 2 लाइन इसमें। उत्पादन की समृद्धि दर बढ़ाने के लिए उत्पादन की समृद्धि दर बढ़ाने के लिए निवेश की मात्रा अर्थात सकल घरेलू निवेश की मात्रा अर्थात सकल घरेलू निवेश की मात्रा अर्थात सकल घरेलू निवेश बढ़ाने की आवश्यकता तो है ही, बढ़ाने की आवश्यकता तो है ही। आप क्या करेंगे, उत्पादन की सकल घरेलू निवेश बढ़ाने की आवश्यकता। इसके पहले आपने क्या लिखा, उत्पादन की समृद्धि दर बढ़ाने के लिए निवेश की मात्रा अर्थात सकल घरेलू निवेश बढ़ाने की आवश्यकता तो है ही। साथ ही निवेश की गुणवत्ता ऑब्लिक उत्पादकता बढ़ाना भी आवश्यक है। साथ ही निवेश की गुणवत्ता ऑब्लिक उत्पादकता बढ़ाना भी आवश्यक है। निवेश की गुणवत्ता को हम वर्तमान पूंजी उत्पाद अनुपात निवेश की गुणवत्ता को हम वर्तमान पूंजी उत्पाद अनुपात के संदर्भ में समझते हैं। ये बात समझ में आ गया? बहुत आसान है। जैसे जब आप निवेश करते हैं तो उत्पादन होता है, और उत्पादन जो आप कर रहे हैं, निवेश जो कर रहे हैं, वो निवेश किया हुआ जो पूंजी है उसकी अपेक्षा उत्पादन आपको कितना प्राप्त हुआ, उससे आपको कितना बेनिफिट हुआ, उसी को पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। लेकिन आप उत्पादन तो कर रहे हैं, उसमें गुणवत्ता भी है कि नहीं है, उसकी गुणवत्ता को भी जब आप बढ़ाते हैं उत्पादन के साथ साथ, तब वही क्या हो जाता है आपका वर्तमान पूंजी उत्पाद अनुपात। बात समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट रीडिंग कीजिएगा, मानव पूंजी निर्माण। मानव पूंजी निर्माण इसमें नोट कीजिएगा। मानव पूंजी मानव संसाधन पर आधारित होती है। मानव पूंजी मानव संसाधन पर आधारित होती है। मानव पूंजी मानव संसाधन पर आधारित होती है, जिसका अर्थव्यवस्था के विकास
में महत्वपूर्ण योगदान है, जिसका अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, जिसका अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, यह बढ़ी हुई उत्पादकता का प्रतिनिधित्व करता है। यह बढ़ी हुई उत्पादकता का प्रतिनिधित्व करता है। मानव पूंजी निर्माण भविष्य में आय के स्रोतों में, मानव पूंजी निर्माण भविष्य में आय के स्रोतों में, मानव पूंजी निर्माण भविष्य में आय के स्रोतों में, आय के स्रोतों में वृद्धि के लिहाज से किया जाता है, वृद्धि के लिहाज से किया जाता है। मानव में नवोन्मेष एवं उद्यमता की भावना को, मानव में नवोन्मेष एवं उद्यमिता, नवोन्मेष और उद्यमिता की भावना, उद्यमिता की भावना को विकसित करके, और आवश्यक कौशल एवं प्रशिक्षण प्रदान कर, आवश्यक कौशल एवं प्रशिक्षण प्रदान कर, कौशल एवं प्रशिक्षण, कौशल एवं प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें मानव संसाधन ऑब्लिक पूंजी के रूप में विकसित किया जाता है, उन्हें मानव संसाधन ऑब्लिक पूंजी के रूप में विकसित किया जाता है, मानव संसाधन ऑब्लिक पूंजी के रूप में विकसित किया जाता है। हम लोगों ने एक दिन पढ़ा था ना कि मानव को अगर प्रशिक्षित किया जाए, मतलब उसमें नवोन्मेष की भावना डेवलप की जाए, उद्यमशीलता डेवलप की जाए, उसके कौशल में विकास किया जाए, उसको प्रशिक्षित किया जाए, तो मानव क्या हो गया, मानव संसाधन हो गया। वो आपके काम आएगा, वो मतलब किसी न किसी चीज़ का सृजन करेगा जिससे देश की अर्थव्यवस्था, परिवार की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। लेकिन मानव में अगर इन सारी चीज़ों का विकास ना हो तो क्या हो जाता, फिर वो बोझ होता। परिवार में है तो परिवार के ऊपर, देश में है तो सरकार के ऊपर। तो मानव पूंजी कब बनेगा, संसाधन कब बनेगा, जब उसको नवोन्मेष की नए नवाचार से उसको अवगत कराया जाएगा, उद्यमशीलता का उसमें डेवलपमेंट होगा, शिक्षा अच्छी होगी, कौशल डेवलप होगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, तब वो क्या हो गया, मानव संसाधन बन जाता है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ेंगे। मानव संसाधन कौन कौन सी चीजों से बनता है? निर्धारक कारक, रीडिंग कर लीजिएगा। निर्धारक कारक कौन कौन से कारक हैं जो ये निर्धारण करेंगे कि वो मानव संसाधन है? निर्धारक कारक पहला है स्वास्थ्य, पहला है स्वास्थ्य, मानव संसाधन आपके लिए तभी संसाधन का काम कर सकता है जब वो स्वस्थ है। अगर वो अस्वस्थ है शारीरिक या मानसिक रूप से, तो क्या वो किसी काम आ सकता है? नहीं, तो फिर वो संसाधन नहीं बन सकता। या बहुत ज़्यादा बीमार जो व्यक्ति होता है वो भी क्या होता है, परिवार के ऊपर बोझ ही होता है। तो संसाधन तब बनेगा जब वो उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। दूसरा शिक्षा, दूसरा क्या मानक है? शिक्षा। यानी अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तभी आज के दौर में, पहले के टाइम होता तो कह सकते थे कि वो कर सकता था, लेकिन आज के दौर में पढ़ा लिखा होना एक बहुत ही ज़रूरी फैक्ट हो जाता है मानव संसाधन बनने के लिए। बात समझ में? नेक्स्ट है आपका प्रवसन। तीसरा प्रवसन, यानी अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, अगर वो ना जाए, गाँव में ही रहे और उनके अंदर जो टैलेंट है, जो कौशल है, उसका उपयोग फिर शहर के मशीनरी या फैक्ट्रीज में नहीं हो सकता, तो उनके अंदर क्या प्रवसन का भी गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण और फिर है सूचना। प्रशिक्षण, प्रशिक्षण भी होना चाहिए और लास्ट है सूचना, मतलब कि जानकारी भी होना चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए जब व्यक्ति के अंदर जागरूकता होती है
होती है, तभी उसको हम आसानी से किसी काम में लगा सकते हैं। तो सूचना का मतलब है कि मानव पूंजी के निर्धारण में वेतन तथा रोजगार से संबंधित सूचनाओं की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है आपका अच्छा, ट्रिपल पी तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना, ट्रिपल पी तो आप लोगों को पढ़ाया था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब कोई भी काम अगर गवर्नमेंट कर रही है तो उसमें सरकार के साथ साथ जो प्राइवेट क्षेत्र हैं उनका भी योगदान होना चाहिए। अब हेडिंग कर लीजिएगा बुनियादी ढांचा ऑब्लिक और संरचना, ये हटा दे रहे हैं। बुनियादी ढांचा ऑब्लिक और संरचना, बुनियादी ढांचा ऑब्लिक और संरचना, इसमें नोट कीजिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। देश के आर्थिक विकास एवं प्रगति में और संरचना, देश के आर्थिक विकास एवं प्रगति में और संरचना, देश के आर्थिक विकास एवं प्रगति में और संरचना ये लाइन कट कर दीजिएगा बेटे, दूसरा लाइन लिखिएगा, दूसरे उसका लिखवा दिया मैंने। किसी भी अर्थव्यवस्था के सुचारू रूप से कार्य करने, किसी भी अर्थव्यवस्था के सुचारू रूप से कार्य करने, किसी भी अर्थव्यवस्था के सुचारू रूप से कार्य करने, विकास करने एवं प्रगति के लिए, विकास करने एवं प्रगति के लिए, विकास करने एवं प्रगति के लिए जिन सुविधाओं, क्रियाओं व सेवाओं की आवश्यकता होती है, जिन सुविधाओं, क्रियाओं, जिन सुविधाओं, क्रियाओं व सेवाओं की आवश्यकता होती है, उसे बुनियादी ढांचा या आधारभूत संरचना, उसे बुनियादी ढांचा या आधारभूत संरचना कहा जाता है, उसे बुनियादी ढांचा या आधारभूत संरचना कहा जाता है, बुनियादी ढांचा या आधारभूत संरचना कहा जाता है। आगे बुनियादी ढांचा आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों की, बुनियादी ढांचा आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों के, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों के मूल तत्व को प्रकट करता है, मूल तत्व को प्रकट करता है, जैसे सड़क, बिजली, परिवहन, संचार, जैसे सड़क, बिजली, परिवहन, संचार, सड़क, बिजली, परिवहन, संचार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था, ऊर्जा आदि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, ये सब क्या आ जाते हैं आपके बुनियादी ढांचा कहलाते हैं या अवसंरचनात्मक स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। जैसे कि आपके सड़क हो गया, बिजली हो गया, परिवहन हो गया, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा, ये मूलभूत आवश्यकता है या आधारभूत आवश्यकता है या इसी को बुनियादी ढांचा कहते हैं या इसी को अवसंरचना या संरचनात्मक, इसके लिए बहुत सारे शब्द उपयोग किए जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसके बिना किसी भी देश का आर्थिक, सामाजिक या किसी तरह का विकास नहीं हो सकता, इसका विकास बहुत जरूरी होता है। अब हेडिंग कीजिएगा बुनियादी ढांचा और संरचना की भूमिका, बुनियादी ढांचा और संरचना
संरचना की भूमिका। तो पहला है इसका उत्पादन वृद्धि, पहले इसकी भूमिका है उत्पादन में वृद्धि करने में, उत्पादन वृद्धि। समझ लीजिए ये जो आपके अवसंरचनात्मक ढांचे हैं, क्या ये उत्पादन में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है कि नहीं? अगर आप कोई भी फैक्ट्री लगाते हैं तो क्या आपको सड़क की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? पड़ेगी। बिजली लगेगा ही, परिवहन लगेगा ही, संचार लगेगा ही, उसमें जो भी व्यक्ति रहेंगे उनको शिक्षित वो होना कंपलसरी है, प्लस स्वास्थ्य सुविधाएं और आपकी ऊर्जा तो लगेगा। कोई भी काम करना है तो आपको उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उत्पादन बढ़ाना है तो क्या करना है? पहले बुनियादी संरचना का विकास करना है, तभी जाके आपका उत्पादन हो सकता है, संभव हो सकता है, बढ़ सकता है। तो बस सुनना ये पहला तो लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है आपका रोजगार सृजन, रोजगार सृजन। रोजगार सृजन, अब देख लीजिए अगर रोजगार सृजन करना तो क्या इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? अगर कोई शिक्षित है तभी रोजगार मिलेगा। साथ ही अगर कहीं पे मतलब जो भी रोजगार का सृजन होगा वहाँ पे भी इन सारी चीजों का जरूरत पड़ेगा कि नहीं? इन सब के बिना रोजगार हो सकता है क्या? निवेश ही नहीं होगा, उत्पादन ही नहीं होगा तो रोजगार कैसे मिलेगा? यानी कि रोजगार के लिए भी मूलभूत संरचनाओं का डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर सड़क बन रहा है तो उसमें भी रोजगार मिलेगा, परिवहन में भी कोई ना कोई तो उसको चलाने वाला चाहिए और कोई ना कोई इसका देख रेख करने वाला चाहिए, बनाने वाले मैकेनिक्स भी चाहिए और भी बहुत सारे लोगों को रोजगार दे देता है ना, तो रोजगार का सृजन भी करता है। नेक्स्ट है निवेश प्राप्ति, तीसरा है निवेश प्राप्ति। मान लीजिए आप विदेशी लोगों को कह रहे हैं कि आप आइए और हमारे देश में निवेश कीजिए, तो अगर आपके यहाँ सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, परिवहन नहीं, संचार नहीं है, ऊर्जा नहीं है, ये सारी शिक्षा नहीं है, तो क्या यहाँ पे कोई निवेश करना चाहेगा? नहीं। क्योंकि जब भी वो कहीं निवेश करेगा तो उसको पहले तो अच्छे वर्कर्स चाहिए, कच्चा माल चाहिए, बिजली की व्यवस्था चाहिए, परिवहन होने चाहिए, सड़क होनी चाहिए, तभी उसकी कच्चे माल वहाँ पहुँच पाएगा, फिर वहाँ से निर्मित माल दूसरी जगह जा पाएगा। तो ये सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि ये मूलभूत आवश्यकता है, आधारभूत आवश्यकता है और संरचनात्मक आवश्यकता है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो क्या निवेश हो सकता है? कोई विदेशी निवेश करेगा अगर आपके यहाँ ये सारी चीज़ें नहीं है तो? बिल्कुल नहीं करेगा। नेक्स्ट आर्थिक विकास का साधन, चौथा आर्थिक विकास का साधन। अब बताएं क्या ये आर्थिक विकास का साधन है कि नहीं? कोई भी चीज हो, चाहे वो सेवाओं का सृजन हो, चाहे वो वस्तुओं का निर्माण हो, हर चीज के लिए आपको जैसे यहाँ देखिए ऊर्जा जरूरत है कि नहीं, घर से आने के लिए रोड चाहिए कि नहीं, परिवहन चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है ना। जबकि एक छोटा सा कार्यक्रम है, लेकिन अगर आपको कोई बड़ी फैक्ट्री लगानी हो या कोई बड़ा संस्थान हॉस्पिटल बनाना हो या कोई प्रशिक्षण केंद्र बनाना हो या कुछ भी बनाना हो, तो ये सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। यानी आर्थिक विकास अगर करना है तो इसके लिए इन सारे साधनों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए भी जरूरी है। नेक्स्ट है हेडिंग जीडीपी एवं व्यापार के आकार में वृद्धि। जीडीपी एवं जीडीपी एवं व्यापार के आकार में वृद्धि। यानी अगर आप अपने जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में, ग्रॉस डोमेस्टिक जो आपका प्रोडक्ट है उसको आपको बढ़ाना है, तो क्या मूलभूत संरचना या आपका बुनियादी ढांचा इसकी आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि आपने पढ़ा है कि एक इकोनॉमिक ईयर के अंदर किसी भी देश के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को ही जीडीपी कहते हैं। और वो जो वस्तुएं और सेवाएं आपके घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित होंगी, उनको उत्पादित करने के लिए ना इन सब चीज़ों की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? होगी ना। यानी उत्पादन करना हो या उसके उत्पादन को बढ़ाना हो, तो आपको ये सारी चीज़ें आवश्यक हैं, उसको आपको ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका कार्यक्षमता विकास। कार्यक्षमता विकास, कार्य क्षमता विकास। किसी की कार्य क्षमता में अगर विकास करना है तभी पड़ेगा। कोई भी हो व्यक्ति अगर उसकी क्षमता डेवलप करनी है ज़्यादा,
तभी ये मूलभूत आवश्यकताएं बहुत जरूरी है। बिना शिक्षा के उसका ज्ञान नहीं बढ़ेगा, और ज्ञान नहीं बढ़ेगा तो फिर वो और बेहतर अपने कार्य को नहीं कर सकता। जैसे आपने पढ़ा था ना बेरोजगारी, एक होता है घर्षणात्मक बेरोजगारी, जब वो और भी अच्छे पोस्ट पे जाना चाहता है, अपनी कार्य क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, अपनी पैकेज को बढ़ाना चाहता है, तब वो कुछ समय के लिए बेरोजगार होकर प्रशिक्षण लेता है, शिक्षा को अपने और बेहतर बनाता है, तब जाकर के उसकी कार्य क्षमता, उसकी हर चीज़ में वृद्धि होती है ना। तो आवश्यक है कि नहीं, कार्य क्षमता में बढ़ोतरी के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है आपका निर्यात को बढ़ावा एवं आयात में कमी। निर्यात को बढ़ावा एवं आयात में कमी। निर्यात को बढ़ावा एवं आयात में कमी, यानी अगर आप अपने देश के यहाँ मतलब जो है उसका वस्तु और सेवाओं का निर्यात बढ़ाना चाहते हैं, तो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में तो यही सारी चीजें जरूरी पड़ती हैं। अगर ये सब चीजें नहीं रहेंगी तो उत्पादन ही नहीं बढ़ेगा, और उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो निर्यात बढ़ेगा क्या? नहीं। निर्यात तो हम तभी करते हैं जब हमारा उत्पादन अधिशेष होता है, और उत्पादन अधिशेष के लिए हमें ये मूलभूत चीजें मोस्ट आवश्यक है। इनमें से अगर कोई भी चीज नहीं होगा तो क्या उत्पादन संभव है? नहीं हो सकता। और ये सब चीज़ों का जब बहुत ज़्यादा विकास होगा, अच्छे से विकास होगा, तभी उत्पादन बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तभी निर्यात बढ़ेगा, जब निर्यात बढ़ेगा तभी आयात घटेगा। यानी आयात हम क्यों करते हैं? जब हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी होती है, और निर्यात हम कब करते हैं? जब हमारे यहाँ किसी चीज़ की अधिकता होती है। तो अगर हम निर्यात बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हम उत्पादन अब ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमारा आयात अपने आप कम हो जाएगा। तो निर्यात बढ़ाना है और आयात कम करना है, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने बेहतर करना होगा, मजबूत करना होगा। लास्ट पॉइंट है मानव विकास में वृद्धि। मानव विकास में वृद्धि। मानव विकास में वृद्धि। मानव विकास में वृद्धि, मानव के दो ही तरह के विकास होते हैं, एक तो शारीरिक और दूसरा मानसिक। तो शारीरिक विकास एक समय के बाद तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मानसिक विकास ताउम्र चलता रहता है। आदमी ताउम्र सीखता रहता है, प्रशिक्षण लेता रहता है, अपने ज्ञान में, अपनी जानकारी में बढ़ोतरी करता रहता है। तो अगर मानव का जो ज्ञान है, जो मतलब उसकी क्षमता है, उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए भी मूलभूत ढांचे की जरूरत पड़ेगी। उसका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, उसको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, और ये सब चीज़ें होने के बाद वो घर में तो जॉब करेगा, निश्चित ही कहीं जाने के लिए उसको परिवहन भी चाहिए, सड़क भी चाहिए, और जहाँ जाके वो काम करेगा, अपनी क्षमता को दिखाएगा, वहाँ उसको ऊर्जा और ऐसी चीज़ों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये है आपकी बुनियादी या और संरचनात्मक ढांचे की भूमिका। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। किसी पॉइंट में कोई समस्या अगर हो तो बताएं, नोट करा दें। नहीं है? नेक्स्ट रीडिंग कीजिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी ढांचे की महत्ता। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी ढांचे की महत्ता। मतलब हमारी बुनियादी मतलब जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसके लिए बुनियादी ढांचे का क्या महत्व है? क्वेश्चन ये है, बात समझ में आया? तो महत्व पहला इसमें हेडिंग कीजिएगा, अर्थव्यवस्था की सुचारू कार्य प्रणाली हेतु। पहला है अर्थव्यवस्था की सुचारू कार्य प्रणाली हेतु। अर्थव्यवस्था के सुचारू कार्य प्रणाली हेतु यानी अगर अपनी अर्थव्यवस्था को आप सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं उसकी कार्य प्रणाली बेहतर हो, अच्छी हो, सुचारू रूप से चले, तो फिर उसके लिए मूलभूत ढांचे का या और संरचनात्मक जो संरचना इसका डेवलप होना जरूरी है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल। अब तो आप लोगों के लिए सब कॉमन सेंस की बातें हो गई, इतना पढ़ने के बाद आप दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कृषि के विकास हेतु। दूसरा, कृषि के विकास हेतु। कृषि के विकास हेतु अब बताइए, अगर आपको कहीं कृषि करनी है
कोई जगह है जैसे आपको मतलब उसमें फसल उगाना है, और मान लीजिए आप बागवानी या कोई नगदी फसल उगाते हैं, तो उगाने के बाद आपको वहाँ से रोड की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, बाजार तक ले जाने के लिए परिवहन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, फिर आपका वहाँ जा करके मोल भाव करने के लिए, उसको नोट करने के लिए शिक्षा पढ़ा लिखा होना जरूरी है कि नहीं, या उस खेत में काम करने के लिए व्यक्ति का स्वस्थ होना जरूरी है कि नहीं है ना। और अगर वहाँ पे आप काम करवा रहे हैं, सिंचाई करनी है या और कुछ करना है, तो आपको उसके लिए ऊर्जा भी चाहिए। तो आपको कृषि के विकास के लिए भी इन सारी चीजों की आवश्यकता पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, पड़ रही है। नेक्स्ट आपका हेडिंग है उद्योगों का विकास। तीसरा है उद्योगों का विकास। ये तो और भी आसान है ना, बिल्कुल कॉमन सेंस का है। मान लीजिए आप कहीं कोई उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल लाने के लिए भी परिवहन और सड़क चाहिए, और कच्चा माल और जो आता है वो फैक्ट्री में बनाने के लिए, मशीनरी को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, प्लस उस मशीनरी को मतलब ठीक से देख रेख वो सामान बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कब क्या कैसे करना, उसके लिए किसी शिक्षित प्रशिक्षित व्यक्ति की भी जरूरत होगी, जो मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की आवश्यकता आगे की नहीं, आगे संचार भी लगेगा उसमें, क्योंकि संचार के माध्यम से ही आप अपनी वस्तुओं का ऐड करेंगे कि हमारे वस्तु में ये मतलब चीज़ें मिली हुई इंग्रेडिएंट्स ये है और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, और उसका जब आप ऐड करेंगे तभी आपकी वस्तुओं का डिमांड बढ़ेगा। बात समझ में आ गया। तो ये सारी चीज़ें आगे की नहीं उद्योगों के विकास के लिए बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका निवेश को बढ़ावा। फिर से वही आ गया आपका निवेश को बढ़ावा। निवेश को बढ़ावा आ गया ना, बता सकते हैं? चलिए एक्सप्लेन करेंगे। मैम अगर हम लोग को जब उद्योग बढ़ेगा तभी उसमें कोई निवेश करेगा, तो उद्योग बढ़ाने के लिए हमें ये बुनियादी ढांचे की जरूरत पड़ेगी। तो उस चीज़ हम जोड़ सकते हैं कि बिना क्या नाम बुनियादी ढांचे के कोई निवेश होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी बाहरी व्यक्ति क्यों वहाँ निवेश करेगा जहाँ ऐसी बुनियादी ढांचा ही नहीं है, तो उसे कोई लाभ भी नहीं होगा। बिल्कुल सही, एकदम सही। कहीं भी अगर ऐसी अवसंरचनाएं नहीं है तो वहाँ कोई भी निवेश करना नहीं चाहेगा। निवेश वही करेगा जहाँ सुख सुविधाएं ज़्यादा होंगी। जैसे आप लोग शहरों से बड़े बड़े मतलब जो छोटे शहर हैं वहाँ से बड़े शहरों में, या जो गांव है वहाँ से शहरों की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ शिक्षा की अच्छी सुविधाएं होती हैं, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं होती हैं, कोचिंग्स की अच्छी सुविधाएं होती हैं। तो अच्छी सुविधाओं के लिए ही तो आप जाते हैं, जगह बदलते हैं, वरना आप अपने घर में ही ना पढ़ाई कर लेंगे। तो अच्छी सुविधाएं तब होंगी जब ये सारी सुविधाएं होंगी, और वो चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे उद्योग क्षेत्र हो, चाहे आपका सेवा क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का होना बहुत जरूरी है। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका उत्पादकता में सुधार। उत्पादकता में सुधार। उत्पादकता में सुधार। ममता बताएं, उत्पादकता में सुधार के लिए बुनियादी ढांचा किस तरह से रोल अदा करेगा? बिल्कुल, पहले के टाइम में हमारे यहाँ परिवहन का, रोड का, ऊर्जा का, शिक्षा का और संचार का इन सब का अच्छा व्यवस्था नहीं था, तो उत्पादन बहुत कम होता था। समय के साथ साथ उत्पादकता मतलब हो जाते हैं ना प्रति हेक्टेयर ज़्यादा उत्पादन। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन कब ज़्यादा होगा? जब आपके पास उस तरह के परिवहन होंगे, उस तरह के संसाधन होंगे, आपके पास रोड होगा, आपके पास ऊर्जा की व्यवस्था होगी, आपके पास शिक्षित प्रशिक्षित लोग रहेंगे जिन्हें पता होगा कि कितना खाद डालना चाहिए, कितने कीटनाशक डालना चाहिए, कितना बीज लगाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब पता होंगी तभी तो आप उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। और ये उत्पादकता सिर्फ कृषि क्षेत्र में ही नहीं, एक एग्जाम्पल था, चाहे वो आपका सेवा का क्षेत्र हो, चाहे वो आपका विनिर्माण का क्षेत्र हो, चाहे वो निर्माण का क्षेत्र हो, सभी जगह उत्पादकता अगर बढ़ानी है तो ये मूलभूत संरचना का वहाँ पे होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका रोजगार सृजन। मनीष बताएं। नहीं, मूलभूत आवश्यकताएं जो है जैसे सड़क है, बिजली, इन सबके हम विकास करके रोजगार दे सकते हैं। जो सड़क बनेगा वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, बिजली की आपूर्ति होगी उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, परिवहन चलाने वाले चाहिए लोग।
इसके संचार साथ में इस साथ तरह की ये सारी चीजों की वजह से अगर कृषि में बढ़ोतरी होती है Yes, तो रोजगार हाँ, मिलेगा, रोजगार मिलेगा। निवेश में उद्योगों में बढ़ोतरी होती तो रोजगार मिलेगा, उद्योग में रोजगार निर्माण मिलेगा। क्षेत्र में बढ़ोतरी तो रोजगार मिलेगा, सेवा क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी तो रोजगार मिलेगा। यानी अगर इन सारी चीजें उपलब्ध है और किसी भी क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है तो रोजगार का सृजन होता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका पिछड़े क्षेत्रों का विकास। पिछड़े क्षेत्रों का विकास बताएं बाबू, आप बताएंगे ये पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए सब चीजें किस तरह से? जैसे पहले के क्षेत्र थे उनमें ना परिवहन की मतलब वो राजधानी का सड़क की नहीं सही से निर्माण करते तो आप जब उसका विकास करना है तो ये सब बुनियादी यानी किसी भी क्षेत्र का अगर विकास करना है तो इन बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। बिना इन ढांचे के निर्माण के किसी भी क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। अगर किसी क्षेत्र में रोड नहीं है, परिवहन नहीं है, शिक्षा नहीं है, ऊर्जा नहीं है, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था नहीं है तो क्या उस क्षेत्र का विकास संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है। अगर ऐसे क्षेत्र का विकास करना है तो सबसे पहले ही संरचनाओं को वहाँ पे विकास करना होगा। बहुत अच्छे। नेक्स्ट है सामाजिक बदलाव। सामाजिक बदलाव इसका उत्तर कौन देगा? चलिए बताइए। सामाजिक बदलाव में ऐसे आएगा, शिक्षा में इससे में बढ़ोतरी हो गई तो लोगों की सोचने की क्षमता डेवलप होगी, उससे हमारे समाज में बदलाव आएगा। जैसे विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ आपको प्रथाओं का मतलब समाप्त हो जाएंगी। सही है, और लोगों का विकास होगा इससे। एकदम सही। यानी अगर सामाजिक बदलाव लाना है, किसी भी समाज में अगर परिवर्तन लाना है तो आपको इन सारी चीजों का विकास करना पड़ेगा। वहाँ के तौर तरीके नए तब होंगे जब परिवहन की व्यवस्था होगी, सड़क की व्यवस्था होगी और सबसे जरूरी चीज शिक्षा। अगर व्यक्तियों को शिक्षित किया जाए तो ये समाज में जो अंधविश्वास है, रूढ़ियाँ हैं, जो ऊंच नीच की भावना है, जो जाति धर्म को लेकर के लोगों की सोच है वो हम बदल सकते हैं। एक शिक्षा एक बहुत बढ़िया माध्यम है। साथ ही जो मूलभूत ढांचा जैसे संचार ने लोगों की सोच को बदला है ना, इससे लोगों को पता चलता है देश दुनिया में क्या चल रहा है। वो देखते हैं कि नए नए क्या आविष्कार हो रहे हैं, लोग किस तरह से बदल रहे हैं, लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं, हम क्यों पीछे रह रहे हैं। तो संचार भी आपको हर उस चीज़ से अपडेट रखता है ना जिससे आप आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ मूलभूत ढांचे की वजह से, जिसकी वजह से अब आसानी से अब देखिए क्या बाल मृत्यु दर घट नहीं गया। पहले ऐसी कोई माताएं नहीं होती थी जिनके एक दो बच्चे मतलब डेड ना हो जाते रहे, लेकिन जब से स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा हुई है अब आप देखते हैं कि ऐसा रेशियो बहुत कम हो गया है। अब और बच्चे ही नहीं, माताएं भी बहुत ज़्यादा संख्या में मृत्यु इनकी भी हो जाती थी। इसीलिए देखिए मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। बड़े पैमाने पे यहाँ पे बाल मृत्यु हुआ करता था। तो क्या ये संरचना ने इस चीज़ को विकास किया है कि नहीं? बहुत ज़्यादा किया है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। नेक्स्ट हेडिंग, भारत में बुनियादी ढांचे के विकास में बाधाएं। भारत में बुनियादी ढांचे के विकास में बाधाएं। कौन कौन सी बाधाएं हैं भारत में जो बुनियादी ढांचे के विकास को रोकती हैं और रुद्ध करती हैं? इसमें पहला हेडिंग है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, और शिक्षा, एकदम सही। पहला तो है वित्त का अभाव, वो भी है, पहला है वित्त का अभाव। चलिए ममता बताएंगे या ममता के अलावा और कोई बताना चाहेगा कि वित्त का अभाव किस तरह से रोकता है इन सब चीज़ों के डेवलपमेंट को? कौन बताएगा? हाँ जी बताएं। वित्त नहीं रहेगा तो हम शिक्षा भी सही रूप से नहीं पा सकते हैं, सुधार में भी हमारी कमी आएगी। जब हम संचार पाते हैं परिवहन में तो उसमें भी कमी आएगी, जब सब में कमी आएगी तो अर्थव्यवस्था भी उसमें भी कमी आएगी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। यानी कि अगर आपके पास पैसा नहीं तो सड़क कैसे बनाएंगे, पैसा नहीं तो बिजली कैसे उत्पादित करेंगे, पैसा नहीं तो परिवहन कैसे बनेगा, पैसा नहीं तो संचार के साधन माध्यम कैसे डेवलप होंगे। बिना पैसे की अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य या ऊर्जा भी आप नहीं प्राप्त कर सकते। तो सबसे पहली आवश्यकता है मूलभूत ढांचे के डेवलपमेंट के लिए कि वित्त होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। आपके पास अभी पैसा हो तो क्या आप बहुत सारी चीज़ों का निर्माण नहीं कर देंगे अपने ही क्षेत्रों में?
तो पैसा, और चूंकि भारत के पास शुरू से ही पैसे की कमी रहा है, फिलहाल अभी नहीं है, अभी काम करने की आवश्यकता है, इतना अभी है हमारे पास पर्याप्त कि हम ऐसे ही कम से कम ऐसी चीज़ों का डेवलपमेंट तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटे, आपका सही है। आप फिलहाल बहुत कम ले पाते हो, लेकिन कम से कम आपने अच्छा उत्तर दिया कि वित्त का अभाव ऐसी चीज़ों के डेवलपमेंट को बाधित करता है। नेक्स्ट है आपका भूमि अधिग्रहण की समस्या। भूमि अधिग्रहण की समस्या, भूमि अधिग्रहण की समस्या बताएं, क्या भूमि अधिग्रहण की समस्या इन सब चीजों को बाधित करता है डेवलप होने से? जी मैम। कैसे? मैम, अगर आपकी सरकार को छूट नहीं होगी कि आप किसी की भी भूमि ले सकते हैं, तो अगर सड़क जा रही है और किसी ने कह रही है कि नहीं देंगे हम भूमि, तो वैसे ही रुक जाएगा। और संचार करना है तो उसके लिए कई कई चीज़ें बनानी पड़ेंगी, जिसके लिए जगह चाहिए होगा, टावर बनाने पड़ेंगे, उसके लिए जगह चाहिए होगा। बिजली भेजनी है तो पहले तो जहाँ बिजली बनेगी उसकी जगह चाहिए, फिर बिजली बनाने के लिए चाहिए, फिर जहाँ तार बिछेगा उस ट्रांसफर के लिए चाहिए भूमि। और अगर उसमें ही बाधा आएगी कि भूमि नहीं मिले तो ये चीज़ें कहाँ हो पाएंगी। शिक्षा का विकास करना, स्वास्थ्य का विकास करना, किसी भी चीज़ का विकास करना, तो उसके लिए भूमि जरूरी होती है। और जब भूमि अधिग्रहण करने में समस्या होगी तो ये सब चीज़ों का विकास नहीं हो पाता है, ये भी एक बात है। नेक्स्ट, विवाद समाधान प्रणाली। विवाद समाधान प्रणाली, विवाद समाधान प्रणाली। क्या विवाद समाधान जो प्रणाली है भारत की, ये भी ऐसी चीजों के विकास को अवरुद्ध करती है? किस तरह से? जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, विवाद हो गया हाँ। तो इतना समय लग जाता है उसको सुलझाने में कि वो कार्य होने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए नया वाल्टरगंज मेल है, विवाद बंद हो गया था, विवाद सुलझाने हमेशा के लिए बंद ही हमारे रहेगा। यहाँ देखते हैं ना, न्याय प्रणाली हमारी इतनी जटिल है कि लोगों को न्याय मिलते मिलते अन्याय हो जाता है। इतने बरस लग जाते हैं कि व्यक्ति के साथ न्याय नहीं होता बल्कि अन्याय हो जाता है, क्योंकि तब तक वो उसी में पिस जाता है पूरी तरह से। तो हमारे यहाँ जो प्रणाली है ये भी इतना जटिल है कि उससे बाहर निकल के फिर इन सब चीज़ों का निर्माण कर पाना, विकास कर पाना भी एक टेढ़ी खीर है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। क्या भारत में पर्यावरण पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, हमारे द्वारा जो भी चीजें बनाई जा रही हैं उसका क्या आकलन करने में हमारे यहाँ समस्या है? क्या हम एग्जैक्ट आकलन कर पाते हैं? तो क्या ऐसी समस्या है कि नहीं? जैसे अगर ऊर्जा बनाना, कोई जैसे कि बांध वगैरह बनाएंगे, बांध बनाने में इकोलॉजी इफेक्ट होगी वहाँ की, हमारी पर्यावरण पे प्रभाव पड़ेगा उस क्षेत्र पर, और उसका हम आकलन सही से नहीं कर पाते। बहुत बढ़िया। और कुछ? जैसे केन बेतवा नदी परियोजना जो आया, ये भी इकोलॉजी को इफेक्ट करेगा, बिल्कुल सही। ये भी अवसंरचना का एक पार्ट और भी है। कहीं से भी जैसे कोयला निकालना हो या और भी पेट्रोलियम निकालने और भी चीज़ें निकालनी है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा पर्यावरण पे, तो वो चीज़ अभी हम सही से आकलन नहीं कर पाते। बहुत अच्छे, वेरी गुड। यानी कहीं पे भी हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो उत्खनन का काम करे, खनन का काम करे, निर्माण का काम करे, कोई भी काम करते हैं या कोई उद्योग धंधा है वो चल रहा, उन सब की वजह से पर्यावरण पर कितना निगेटिव इम्पैक्ट आता है या कितना आएगा, इन सब का आकलन किए बिना भी हम उसको अलॉट कर देते हैं। और अलॉटमेंट के बाद भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि कितना निगेटिव इम्पैक्ट इससे आ रहा है। बस हम देखते हैं कि हमें फायदा कितना हो रहा है, लेकिन पर्यावरण को कितनी हानि हो रही है उसके लिए हमारे पास कोई बढ़िया तरीका नहीं है कि हम उसके हानि का आकलन करके उसके लिए कोई बेहतर काम कर सकें। बहुत बढ़िया। हाँ बेटी, हाँ थोड़ा बहुत। आप खुद ही अपने उत्तर में कह रहे हो कि थोड़ा बहुत। यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का सही रूप से आकलन नहीं कर पाते, ये भी एक समस्या है मूलभूत ढांचे के डेवलपमेंट के मतलब विकास के लिए। तो बस मन में आ गया थोड़ा बहुत करता है, यानी कि पूरी तरह से नहीं करता। तो ये हमारे पालन भी नहीं करते हैं, मतलब मान लीजिए कुछ चीज़ें ग्रोथ की जाए कि यहाँ नहीं बनाना है तभी लोग कर देते हैं, बाद में सरकार पे बहुत ज़्यादा टैक्स चला जाता है। हाँ बिल्कुल, जैसे शुरू में था कि बहुत सारी चिपको आंदोलन एक आया था, चिपको आंदोलन हुआ, चिपको आंदोलन आया था, किस लिए आया था बताएं? जब आगे बचाने के लिए कटाई हो रही थी, सरकार ने तो ऑर्डर दे दीजिए कि मतलब पेड़ को
काट दीजिए, लेकिन सरकार ने ये अनुमान नहीं लगाया कि इन पेड़ों के कटने के बाद वहाँ पे कितना ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट आएगा। जनता को खुद आगे आना पड़ा और आंदोलन करके इस चीज़ को रोकना पड़ा। और ये एक बार नहीं, कई बार, और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में हुआ, जैसे साउथ में एपिको आंदोलन, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन, राजस्थान में भी एक आंदोलन हुआ था खेजड़ी बिच्छी को बचाने के लिए। कौन सा समाज है? कौन सा समाज है बताएं, जिसने चलाया था? बिश्नोई समाज। बहुत बढ़िया। बिश्नोई समाज ने राजस्थान में खेजड़ी प्लांट को बचाने के लिए आंदोलन चलाया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन आपने सुना ही होगा। नदी जोड़ो परियोजना के लिए कितनी सारी वो सब हो रहे हैं, आपत्तियां आई हैं। तो ये सब क्या है, हम कहीं ना कहीं आकलन नहीं कर पाते हैं ठीक से, और हम उस चीज़ को लागू कर देते, ये नहीं सोचते इसका दीर्घकालिक और अल्पकालिक कितना ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है। बात समझ में आया? तो इसका भी हमारे यहाँ अभाव है। बहुत अच्छी मीटिंग, आपको काफ़ी समझदार। नेक्स्ट है मुद्रा। अंत भला तो सब भला। लास्ट में आप लोग हो गए, यही क्या काम है। मुद्रा स्फीति पे प्रभाव, जो मुद्रा स्फीति का प्रभाव है, मुद्रा स्फीति प्रभाव। अच्छा बताएं, अगर मुद्रा स्फीति प्रभाव है तो क्या इन सब चीजों के डेवलपमेंट में समस्या होगी? कौन एक्सप्लेन करेगा? मैम अगर मुद्रास्फीति है तो सेवाएं और भी बहुत चीजें महंगी हो जाएंगी, तो निवेश कम करेंगे उसमें, निवेश कम करेंगे तो विकास कम होगा उसके उससे। लिए पैसे ज़्यादा लगेंगे। सब लोग बताने के लिए उत्सुक हैं। इससे पता चल रहा है कि सबको पता है कि मुद्रा स्फीति में मुद्रा की वैल्यू घट जाती है, वस्तु और सेवाएं महंगी हो जाती हैं। जब वस्तु और सेवाएं दोनों महंगी रहेगी तो किसी भी चीज़ का निर्माण करने में वस्तु और सेवा ही लगता है, तो वो क्या होगा, महंगा होगा। अब अगर सरकार को रोड बनानी है, सड़क बनानी है, और उस समय लेबर भी महंगे हैं और जितनी हमें वस्तु इसमें लगती वो भी महंगा है, मुद्रा स्फीति है, तो सरकार को ज़्यादा पैसा भी करना पड़ेगा। या परिवहन, बिजली, कुछ भी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, ऊर्जा, कुछ भी करना है, वस्तु और सेवाएं दो ही लगती हैं और दोनों ही महंगी हैं, तो मुद्रा स्फीति भी प्रभावित करता है इसके निर्माण को। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? ठीक। नेक्स्ट हेडिंग, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सुझाव। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सुझाव, क्या सुझाव देना चाहेंगे आप लोग? अगर आपसे पूछा जाए कि बुनियादी ढांचे का विकास करना है तो क्या करना चाहिए सरकार को? चलिए अपने अपने सुझाव दीजिए, क्या होगा विकास के लिए सुझाव? जो बुनियादी ग्रहण की समस्या है, हाँ, उसको कम करिए। बहुत अच्छे। मैम नया व्यवस्था को तेज करना पड़ेगा। हाँ, उसको मतलब प्राप्त करने का कोई जरिया ढूंढना चाहिए या उत्पादन बढ़ाइए। हाँ, ठीक है। मैम नया व्यवस्था को करना चाहिए जल्दी हाँ, से जो प्रणाली समाधान जटिल है हो। उसको थोड़ा सरल कर दीजिए। और मैम शिक्षा का विस्तार करना चाहिए। शिक्षा का विस्तार करना शिक्षा को चाहिए। उपाधि वाला मैम ना किया जाए, स्किल वाला कुशल उनको चाहिए, कुशल और श्रमिक- प्रशिक्षित श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ये भी चाहिए। चलिए, आप लोगों ने तो सब बता दिया। एक बचा मेरी, पर्यावरण का संरक्षण भी होना चाहिए, क्योंकि निजी निवेश को भी उतना प्रोत्साहन दीजिए जिससे विकास ना हो। बिल्कुल सही। आप लोगों ने प्रणाली बहुत सही बढ़िया हो बात कि निवेश की प्रणाली या और भी चीज़ों की प्रणाली सही हो ताकि रोजगार सही से बन सके। हाँ, बहुत बढ़िया। बुनियादी ढांचा एवं आर्थिक विकास। बुनियादी ढांचा एवं आर्थिक विकास, अगर बुनियादी ढांचा है तो आर्थिक विकास में किन किन चीज़ों के विकास में ये बड़ा मतलब योगदान दे सकता है? हेडिंग है बुनियादी ढांचा एवं आर्थिक विकास। बुनियादी ढांचा एवं आर्थिक विकास, तो आपको बताना है कि बुनियादी ढांचा किस तरह से आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। कौन कौन सी चीज़ों के विकास को प्रभावित कर सकता है आपका बुनियादी ढांचा? पहला, औद्योगिक विकास। बताएं, क्या औद्योगिक विकास के लिए ये जरूरी है? जी बस में हाँ, कैसे? ये औद्योगिक सब विकास नहीं में बुनियादी ढांचे का क्या दो निर्माण कच्चे मैम, माल अगर की ये सब आवश्यकता नहीं होगी। होगा तो सड़क कच्चे माल, नहीं परिवहन होगी की तो जाएंगे। परिवहन नहीं हो पाएगा, सड़क नहीं रहेंगे, बिजली नहीं जाएंगे। रहेगी तो कुछ उत्पादन नहीं हो पाएगा, संचार नहीं होगा तो श्रम का ऐड ऐड नहीं हो पाएगा। पाएगा, शिक्षा नहीं होगी तो लोग उसको चलाना, कुशल श्रमिक नहीं कुशल श्रमिक मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, स्वास्थ्य नहीं होगा तो वो लोग ज़्यादा दिन तक काम ही नहीं कर पाएंगे तो वही बंद हो जाएगा। ये सब ऊर्जा तो चाहिए चलाने के लिए, बिना ऊर्जा के कोई उद्योग नहीं चल ही नहीं है। सकता। बहुत अच्छे, तो आप लोगों को लिखाने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग को सब लर्न हो गया। नेक्स्ट है निवेश वृद्धि। बताएं, निवेश वृद्धि के लिए किस तरह से ये जरूरी है? मैम जब रोजगार लगेगा तभी लोग उस पर आके निवेश करेंगे।
तभी निवेश बढ़ेगा। निवेश वृद्धि के लिए। अब वो निवेश आपके देश के अंदर के लोगों के द्वारा भी किया जा सकता है, विदेशियों के द्वारा, यानी वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है और आपके घरेलू इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं। तो निवेश को कैसे बढ़ाएगा आपका निवेश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर? प्रक्रिया है जैसे उदार किया जाए, उसको प्रक्रिया को ओके। थोड़ा छूट दिए जाए उनके लिए। कर व्यवस्था सही की जाए ओके, बहुत अच्छी। और ये शिक्षा। सब चीज़ें तो जरूरी है, प्रशासन क्योंकि का बिना सहयोग इसके दिया कुछ जाए होगा नहीं। उसमें। प्रशासन का सहयोग सही होगा, ये भी उसमें। यानी अगर आपके यहाँ आपको निवेश बढ़ाना है तो आपको अपने यहाँ सड़क, बिजली, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा का विकास करना पड़ेगा। इसका सबसे पहले और सबसे ज़्यादा रोल होता है कहीं भी निवेश को बढ़ावा देने के लिए। तो निवेश वृद्धि में योगदान है ना इसका। नेक्स्ट है आपका व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार एवं वाणिज्य में कैसा योगदान है इसका? व्यापार एवं वाणिज्य, व्यापार क्या होता है पहले तो ये बता दीजिए, पढ़ चुके हैं। व्यापार क्या है? वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय विनिमय, व्यापार खरीद में बिक्री, आता है। ये सब चीज़ें व्यापार में। और वाणिज्य में क्या आता है? हमारे पढ़ चुके हैं आप लोग व्यापार और वाणिज्य। आपने पढ़ा था व्यवसाय, पेशा, रोजगार, फिर आपने भी पढ़ा था कि वाणिज्य किसे कहते हैं, व्यापार किसे कहते हैं, किसका एरिया ब्रॉड है, किसका एरिया संकीर्ण है, सब पढ़ा आपने। तो बताएं रोजगार आपके व्यापार में क्या था और वाणिज्य में क्या था? मैंने वाणिज्य में जैसे जो उसमें कारक होते हैं व्यापार करने के लिए, वो सब मैंने एक दिन पूरा चार्ट बना के यहाँ पढ़ाया था, आपको याद होगा, पूरा चार्ट बनाया था मैंने वाणिज्य का। वाणिज्य में मैंने क्या किया था? व्यापार में आंतरिक और बाह्य। फिर इधर मैंने वाणिज्य में किया था, वाणिज्य में परिवहन, संचार, भंडारण, बीमा, वित्त, बैंकिंग, बीमा। विज्ञापन, ये सब। कैसे भूल गए? पूरा चार्ट बना के बाकायदे समझाया था आप लोगों को कि आपका जो वाणिज्य है इसका एरिया ब्रॉड होता है, इसमें सब कुछ आ जाता है, चाहे वो दुकान पे रख के सामान बेचना या बड़े स्तर पे विदेशों में आयात निर्यात करना या देश के अंदर ही कोई बड़ा उद्योग धंधा हो, कुछ भी छोटा सा दुकान हो, जो भी आते हैं वो सब के सब वाणिज्य के अंदर आ जाते हैं। जितना आपका ट्रांसपोर्ट होता है वस्तुओं का, सेवाओं का, वो भी आ जाता है उसी में। जो संचार होता है वो भी आ जाता है, जो ऐड होता है वो भी आ जाता है, वित्त की व्यवस्था भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। लेकिन आपके व्यापार में केवल आयात निर्यात होता है, क्योंकि आपने लिखा था ना व्यापार में आयात निर्यात और आंतरिक और बाह्य निर्यात, ये व्यापार में था और ओवरऑल सारे वाणिज्य में थे। याद आ गया चार्ट? पूरा चार्ट बनवाया था आप लोगों को। नेक्स्ट है रोजगार सृजन। बताएं रोजगार सृजन में क्या क्या मतलब इसका रोल है, बुनियादी ढांचे का क्या रोल है रोजगार सृजन में? चलिए दोबारा बता दीजिए कैसे? रोजगार सृजन, सड़क नहीं होगा तो मैं कोई जाएगा ही नहीं। शिक्षा अच्छी शिक्षा रहेगी, लोगों को शिक्षा रहेगी। अब ये बताइए जरा कितने क्षेत्र होते हैं? तीन, प्राथमिक, द्वितीय। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र के विकास के लिए सबकी आवश्यकता होती है कि नहीं? होती है और अगर मैम। प्राथमिक क्षेत्र का विकास होता है इसकी वजह से तो रोजगार का सृजन होगा कि नहीं? होगा। द्वितीय क्षेत्र में इसकी आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? पड़ेगा। और अगर द्वितीय क्षेत्र का विकास होता है तो रोजगार का सृजन होगा कि नहीं? होगा। तृतीय क्षेत्र के विकास के लिए ये आवश्यक है कि नहीं? बिल्कुल। और अगर तृतीय क्षेत्र का विकास होता है तो रोजगार का सृजन होगा कि नहीं? तो बस उत्तर ऐसे दीजिए प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय तीनों क्षेत्र रोजगार का सृजन करते हैं और उन तीनों क्षेत्रों के विकास के लिए अवसंरचनात्मक ढांचे का विकसित होना बहुत जरूरी होता है। आगे समझ में अब गिनाने की जरूरत नहीं, सब कुछ आ गया उसमें। ठीक, चलिए क्वेश्चन आ गया आपका। आज चूंकि आप लोगों ने सब बता दिया, अगर ये सब नोट करवाती ना तो बहुत समय लगता, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया तो मुझे खत्म। आप क्वेश्चन के उत्तर दे दीजिए। क्वेश्चन के उत्तर दे दीजिए। आईएएस के क्वेश्चन है, उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता? आईएएस 2018 का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन शब्दावली हार्ड है क्योंकि आईएएस की शब्दावली ही कठिन होती है। उच्च उत्पादन वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाती? ये कह रहा है कि जो आपका भारत है यहाँ पे ऊंची
अर्थव्यवस्था है, फिर भी जब हम कोई उत्पादन करते हैं तो हमें ज़्यादा उसके बदले में फायदा क्यों नहीं होता? क्योंकि मैम लोगों की क्रय शक्ति कम है। अब ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन के हिसाब से कर लीजिए। ऑप्शन है कमजोर प्रशासन तंत्र, दूसरा है निरक्षरता, तीसरा है उच्च जनसंख्या घनत्व, चौथा है उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। एक ही देना आंसर। एक कोई बताना। एक बार फिर से बताइए। आंसर को ऑप्शन कैसे है? क्वेश्चन या आंसर? आंसर का क्वेश्चन है बेटे कि उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी भारत उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था है, फिर भी क्यों, किस कारण से महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में जो परिणाम मिलता है वो सही नहीं मिल पाता, मतलब हमें उत्पादन में बढ़िया बेनिफिट नहीं मिलता। क्यों? पहला कमजोर प्रशासन तंत्र, दूसरा निरक्षरता, तीसरा उच्च जनसंख्या घनत्व, चौथा उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। उच्च पूंजी अनुपात, चौथा आगे पॉइंट पे उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात की अपेक्षा पूंजी ज्यादा लगती है और उतना हमें बेनिफिट नहीं मिलता है। आप बात समझ में आ गया? देखिए है तो ये सारे के सारे बात, लेकिन आप आईएएस में जब 4 ऑप्शन दे देता है ना तो उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट भी आईएएस 2018 का है और प्रश्न बहुत ही शानदार है, इसमें आप लोगों का दिमाग घूम जाने वाला है, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन सुनिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप कथन क्या है? एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा, कौन कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव पूंजी का आप बेहतर तरीके से व्याख्या कर सकते हैं? मानव पूंजी की बात कर रहा है, और मानव पूंजी क्या है आज ही पढ़ाई कर। पहला ऑप्शन है किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं। क्या कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसा कमा लेता है तो ये मानव पूंजी हो गया। दूसरा कह रहा है देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है, तो क्या ये मानव पूंजी है। तीसरा कह रहा है गोचर धन का संचय हो पाता है। गोचर मतलब होता है ना कि जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर ऐसे जैसे घर बंगला गाड़ी ये सब दिख रहा है बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब वहाँ मानव पूंजी है। और तीसरा लास्ट कहना है अगोचर धन का संचय हो पाता है, यानी कि कौशल बुद्धिमत्ता गुणवत्ता प्रशिक्षण इसका अगर बढ़ोतरी हो रहा है तो ये मानव पूंजी है। अब बताएं पहला दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, दूसरा चौथा सही है, दूसरा चौथा। एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा। मुझे तो लगा था कि आप लोग नहीं हैंडल कर पाएंगे, लेकिन आज ही पढ़ा आपने ना। मानव पूंजी का मतलब है मानव के कौशल में, नवाचार में, उद्यमिता में, शिक्षा में, इसमें नवाचार में जो वृद्धि होती है वही मानव पूंजी है। बाकी तो सब मौद्रिक पूंजी हो गई, ठीक ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन सार्वभौमिक, अच्छा ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, इसको छोड़ रहे हैं। किसी अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा को निर्धारित करने वाले कारक कारकों में सम्मिलित है। किसी अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा को कौन, मतलब कोई अर्थव्यवस्था है वहाँ पर निवेश की मात्रा को कौन से कारक हैं जो निर्धारित करेंगे। क्वेश्चन ये है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है अर्थव्यवस्था का आकार कैसा है, दूसरा वर्तमान पूंजी उत्पादकता अनुपात कितना है, और तीसरा बचत की सीमांत प्रवृत्ति, और चौथा जनसंख्या वृद्धि दर। आपको बताना बेटे बहुत ही शानदार प्रश्न है, फिर से सुन लीजिए कि कोई किसी अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला अर्थव्यवस्था का आकार, दूसरा वर्तमान पूंजी उत्पादकता अनुपात, तीसरा बचत की सीमांत प्रवृत्ति, चौथा जनसंख्या वृद्धि दर। एक ही आंसर। अब ऑप्शन में देखिए बेटे 2 3 सही है, 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, या उपयुक्त सभी कथन सही है। 2 3 या 2 3 2 सही। 2 3 2 है बेटे वर्तमान पूंजी उत्पादकता अनुपात, यानी कि जो भी वस्तु उत्पादित हो रही है इसकी गुणवत्ता कितनी अच्छी है। और बचत की सीमांत प्रवृत्ति मतलब आप ये मतलब आपका नेचर है कि आप चाहेंगे कि लास्ट में आपका ज्यादा से ज्यादा बचत हो। ये तो हो गई, कोई भी निवेश तभी करेगा जब उसको फायदे ज्यादा होंगे। और लास्ट में मतलब ये तो हो गया आपका 2 3 तो 100% सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
आप बताएं अर्थव्यवस्था का आकार, या ये भी सही है। कहीं आप हाँ, निवेश मैम, करेंगे ये भी सही है। अर्थव्यवस्था का मैम आकार सभी सही है है, ना? सभी सही है। सभी सही है, बहुत अच्छे, सभी सही है जी, सभी सही है। जनसंख्या वृद्धि दर कैसी है? अगर जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा दर रहेगी तभी निवेश प्रभावित होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। पहला है पूंजी निर्गत अनुपात और पूंजी की उत्पादकता में विपरीत संबंध होता है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? निर्गत पूंजी निर्गत अनुपात मतलब आपने पूंजी को कितना उसमें लगाया है, अनुपात में पूंजी की उत्पादकता में विपरीत संबंध, यानी कि जितना आपने लगाया है और जितना उत्पादन किया, उन दोनों में विपरीत संबंध होता है। दूसरा, पूंजी निर्गत अनुपात अधिक होने की स्थिति में पूंजी की उत्पादकता कम पाई जाती है। अगर आप पूंजी लगा ज़्यादा रहे हैं और तो उस हिसाब से आपको उत्पादकता कम मिलती है, मतलब फिर से पूंजी निर्गत अनुपात अधिक होगा। अगर आप पूंजी ज़्यादा लगा रहे हैं और उसकी मात्रा ज़्यादा है और आपको आउटपुट कम प्राप्त हो रहा है, तो मतलब उत्पादकता अधिक होने पर जो पूंजी का आउटपुट है वो कम हो जाता है। मतलब समझ रहे हैं? ये तो गलत है। पूंजी उत्पादन बात का मतलब लगाएंगे है तो अधिक- कि ज़्यादा पूंजी लगाने पर अगर आपको कम उत्पादकता प्राप्त हो रही है तो आप फायदे में नहीं हैं। तो अगर आप पूंजी ज़्यादा लगा रहे हैं और दोनों में अपोजिट संबंध है तो क्या इसका मतलब क्या होता है? उत्पादकता कम होगा कि ज़्यादा? अपोजिट संबंध बताइए। ज़्यादा लगा तो रहे तो निवेश अधिक करेंगे तो उत्पादन अधिक होगा। ज़्यादा हो सकता है। हाँ, वही कह रहे ना, पूंजी निर्गत अनुपात अधिक की स्थिति में पूंजी की उत्पादकता कम हो जाती है। अगर आप किसी चीज में ज्यादा से ज्यादा पूंजी लगा रहे हैं तो आपको उस हिसाब से बेनिफिट कम हो जा रहा है। और उसी का कह रहा है कि इन दोनों में अपोजिट संबंध है। अगर आप अपेक्षाकृत ज्यादा पूंजी लगा रहे हैं तो आपका उसमें फायदा कम हो जाता है। दोनों में अपोजिट संबंध होता है। बात समझ में? किसी चीज़ में अगर आप बहुत ज़्यादा पूंजी लगा रहे हैं तो उसकी अपेक्षा में और आपको उत्पादन कम प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब उसमें अपोजिट संबंध है। और अगर पूंजी ज़्यादा लग गया तो उस हिसाब से अनुपात कम मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि कहीं पर आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक कमरा है और आपने सोचा कि मैं कोचिंग शुरू करूँगा। आपने व्हाइट बोर्ड लिया, मार्कर लिया और पढ़ाना शुरू किया और गुणवत्ता अच्छी है, बच्चे आ रहे हैं। आपने पूंजी लगाई कम, फीस आपने रख दिया हर बच्चे का 30,000 रुपये, आपको फायदा मिला। लेकिन आपने वहाँ पे सोचा कि नहीं हम इसमें और भी ज़्यादा इसको हाईटेक करेंगे, फीस वही आपने रखी है लेकिन आपने पूंजी ज़्यादा लगा दी। आपने डिजिटल बोर्ड कलेक्ट कर लिया और जो है एसी लगा दी वहाँ पे ताकि ठंडा भी रहे और गर्मी में मतलब ठंडा रहे, ठंडक में गर्म रहे, और चेयर्स वगैरह की वीआईपी व्यवस्था कर दी। पूंजी ज़्यादा लगा दी तो उस हिसाब से बच्चे कितना आपको पैसा दे देंगे, तो उस हिसाब से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो लोग आपके यहाँ क्यों आएंगे? फिर वो उतने फीस में, जैसे आपके यहाँ लाइब्रेरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, आप कोई लाइब्रेरी में कुछ भी कर दे, बच्चे ज़्यादातर ही सोचते कम से कम में हमें कहाँ मिल जाए, जहाँ हम कम पूंजी लगा के ज़्यादा देर तक पढ़ लें। तो कम पूंजी लगा के ज़्यादा फायदा कमाने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन अगर कोई अनायास बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको क्या ज़रूरी है कि प्रत्युत्तर में फ़ायदा ही होगा? नहीं होता ना। तो यही कह रहा है दोनों बातें सही है, दोनों में अपोजिट संबंध होता है। और जब अपेक्षाकृत हम ज़्यादा पूंजी लगा देते हैं तो भी हमें बेनिफिट कम मिलता है। बात समझ में आ गया? तो ये थे बाबू क्वेश्चन आपके, और ये आज आपका लास्ट क्लास था। फिर मिलेंगे, देखिए।